जय हिंद। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी देवियों और देवताओं का अपने इस महाजनपद के क्वेश्चन बैंक वाले सीरीज में। आप सभी को जैसा कि पता है कि इस वाले सीरीज में हम लोग जितना क्वेश्चन बैंक से खंगार सके उतना निचोड़ निचोड़ के क्वेश्चन निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले जो भी 2023 का एग्ज़ाम है इसमें सबसे बढ़िया एग्ज़ाम मतलब हम लोग अपना स्कोर कर पाए। वहाँ पर गइला के बाद ईंटा गिनना ना पड़े, दीवार का देखना ना पड़े जी भाई दीवार टूटल है, फर्श उजरा पुजरा है ना। इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन बैंक वाले सीरीज को चालू किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे अधिक क्वेश्चन बैंक से यानी कि प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन है या फिर उससे जितना रिलेटेड बन सकता है सबको देखते जाएंगे ना। तो इसी के क्रम में आज एक और मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं हम लोग है ना। तो इस मॉडल पेपर में एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं है ना। आउट ऑफ होगा तो हम उनसे पूछ लेंगे से हाँ इसका ही बताइए है ना। हर एक क्वेश्चन के पीछे जितना हो सकेगा उतना हम लोग कंगारेंगे जो कितना इसमें से और भी क्वेश्चन निकल रहा है। बाकी जितना इसमें क्वेश्चन है सब बिहार बोर्ड के द्वारा मुहर वाला क्वेश्चन है ना। तो पहले का क्वेश्चन देखिएगा लो तभी आप लोग को अनुमान लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन बैंक वाला है कि नहीं है ना। इसके पहले सभी देवी देवताओं से मतलब हम पूछ लेना चाहते हैं जो अपना दरबार लग चुका है कि ना, यानी कि बोरिया बिस्तर बिछ गया है कि ना। आराम से आशा करते हैं कि सब कोई बोरिया बिस्तर भी आज बिना कहले बिछा लिए होंगे। तो बढ़ते हैं एक बार अपना मीटिंग की तरफ। तो पहले का यहाँ पे हमारा धड़ाक से क्वेश्चन आ रहा है, सबको ही आंसर देगा। जे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता ये हो जाएगा कांस्य युग। कौन सा? कांस्य युग की सभ्यता है। सभी देवियों देवताओं सज्जनों को पता है कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बताए कि कौन काम ना पड़े है ना। यहाँ पे देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है ना। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है जी? तो ये हो जाएगा हमारा रावी नदी। कौन से? रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है ये बताइए। इस जगह से 2-3 गो क्वेश्चन बनेगा हमारा। ऊपर में कुछ छोड़ दिएगा, मोहनजोदड़ो भी नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा कहाँ पे स्थित है जी? तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। चलिए जी से एगो दूगो क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं, अब बताइएगा लोग जी इसका क्या क्या आंसर होगा। तो पहले का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहेगा जे आधे आधे यहाँ पे हो जाएगा हमारा। ये आप लोग बताइए, सब छोड़ दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे मतलब भारी आप लोगों को बंदरगाह कहाँ पे देखने को मिला था? आधे ऐतिहासिक काल में सबसे बड़ा सीपोर्ट यानी कि बंदरगाह कहाँ पे देखने को मिला था? पहले का क्वेश्चन। दूसरा का आप लोग को बताएं तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक व्यापारिक केंद्र या फिर व्यापार वाला कौन सा जगह था? 2 गो क्वेश्चन हो गया, आप लोग धराधर इसका आंसर बताइए। तो पहले का हमारा क्वेश्चन था जी सीपोर्ट कहाँ देखने को मिला था या फिर आधे ऐतिहासिक काल में सबसे बड़ा सीपोर्ट कहाँ पे था? तो हो जाएगा हमारा लोथल। और उसके बाद दूसरा भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर हम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे जी हमारा दूसरा भी हमारा लोथल ही होगा ना। दूसरा भी पूछे थे जो सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा था? तो ये हो जाएगा लोथल। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा लोथल से आता है जी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर थे है ना, जैसे मान के चलिए ये बीच में सड़क जा रहा है और जितने भी घर थे उन सभी घरों का, जैसे ये एक घर हो गया, ये एक घर हो गया ना, ये सब एक कहो ऐसे ऐसे घर है ना। तो जितना भी घर है सब घर का दरवाजा जो था वो रोड की साइड में नहीं खुलता था। रोड के साइड मतलब ये वाला खुलेगा, ये घर है तेजी का खोल देगा, चाहे नहीं कर पीछे से खोल देगा, लो पीछे से खोल दो, चाहे इधर से खोल दो, चाहे इधर से। मतलब कहने का मतलब है कि मेन रोड पर नहीं खुलता था। लेकिन लोथल एक ऐसा व्यापारिक केंद्र था जहाँ पे जो भी घर था वो घर का जो मेन दरवाजा था वो कहाँ पे खुलता था? रोड पे खुलता था। इसलिए क्योंकि कोई भी सामान घर से रोड पर से उतार के घर में रखना हो तो उतार के डायरेक्ट घर में डाल देता था, या फिर घर से निकाल के रोड पर लाना हो तो इसलिए ये जो लोथल एक ऐसा मात्र जगह था जहाँ पे सभी जो घर के दरवाजे थे वो मेन रोड पर खुलते थे है ना। अब बाकी लोथल में ऐसा कोई जगह नहीं देखा गया जहाँ लोथल बोल रहा है ना। बात की जो भी हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें कोनो ऐसा जगह नहीं देखा गया जहाँ पे जो भी दरवाजे हो शायद ही मेन रोड पर खुलते हो ना। इस जगह से और आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चलिए पूछते हैं ना। लोथल हो गया। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था जी? चलिए बताइए मोहनजोदड़ो का किसने किया था उत्खनन? तो हो जाएंगे हमारे यहाँ पे राखल दास बनर्जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बताइए आप लोग, ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या फिर मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? धड़ाक से सबको ही बताएगा मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है यहाँ पे हमारा, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। इंडिका के लेखक कौन है बताइए लोग। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता जाएगा हमारा ना।
इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे हमारे, इंडिका के लेखक मेघास्थनीज कौन हो जाएंगे, इंडिका के लेखक मेघास्थनीज हो जाएंगे। और आप लोग यहाँ पे बताइए कि मेघास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। धराधर सबको आंसर बताएगा ना। मेघास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था और मेघास्थनीज क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कई बार जी। मेघास्थनीज क्या था, है ना, क्या था और किसके शासनकाल में आया था, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में आया था, दोनों बताइए आप लोग। तो मेघास्थनीज क्या था, तो इसमें देगा आप लोगों को एक राजदूत देता है, ऑप्शन डी पे रहता है राजदूत। उसके बाद देता है हमारे यहाँ पे वो घूमने वाले को कहती व्यापारी बोल देता है। उसके बाद एक बोल देता है जो ये टूर पे जाता है ना, उन लोगों को क्या बोला जाता है। 3-4 ऑप्शन देता है, लेकिन इसमें से आप लोग का व्यापारी यह नहीं था, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यह क्या था, राजदूत था। मेघास्थनीज क्या था, राजदूत था। और दूसरा क्वेश्चन था जी किसके दरबार में आया था ये, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके यहाँ से आया था, मतलब कि कहाँ से आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ससुराली, चंद्रगुप्त मौर्य के ससुराली यानी कि सेल्यूकस निकेटर को इसके जगह कहाँ से आया था, सेल्यूकस निकेटर का ही दूत था जो किसके दरबार में आया था जी, तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आई थिंक मेघास्थनी से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किताब पूछ लेता है कौन था और कहाँ से आया था। दूसरा अगर हम लोग देखें तो इसमें दिया है कौटिल्य। कौटिल्य का 2-3 गो नाम धड़क से आप लोग बताइए, कौटिल्य का और भी नाम क्या क्या था, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कौटिल्य का नाम क्या क्या था और इनका किताब बताइए, किताब कई बार पूछा है ना। तो कौटिल्य का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा विष्णुपुत्र चाणक्य। इनका नाम क्या था, विष्णुपुत्र भी था, चाणक्य पुत्र यहाँ पे गुनिपुत्र था ना, अब विष्णुगुप्त शायद नाम था, गुनिपुत्र इनका नाम था। उसके बाद कौटिल्य था, चाणक्य था, चाणक्य बहुत फेमस है, इन्हीं का नाम है ना, चाणक्य इन्हीं का नाम है कौटिल्य का। और उसके बाद अगर इनका किताब देखें तो बहुत बढ़िया, दुनिया के सबसे मतलब बढ़िया राजनीतिक मतलब किताब में से आता है, तो वो आता है हमारा यहाँ पे अर्थशास्त्र। इनका किताब क्या है, अर्थशास्त्र इनका किताब है। अर्थशास्त्र बताइए लोग कि ये अर्थशास्त्र जो किताब है, ये अर्थशास्त्र किताब राजनीतिक किताब है कि आर्थिक किताब है ना, अर्थशास्त्र है ना। अर्थ जो शास्त्रीय हमारा किताब है, ये राजनीतिक किताब है या फिर आर्थिक किताब है, तो ये हो जाएगा हमारा अर्थशास्त्र। राजनीतिक से राजनीतिक यानी कि राजतंत्र से ये रिलेटेड हमारा किताब है ना। अर्थशास्त्र भी हो गया। इंडिका मेघास्थनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बताइए। गुप्त वंश में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त एंड ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पे कुमारगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अब आप लोग बताइए यहाँ पे जो किस शासक का, यहाँ पे एक कहावत कहा जाता है जो किस शासक का घोड़ा इसे कहा जाता है ना, जो किस शासक का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है या फिर 3 घाट का पानी पीता है, बताइए आप लोग, है ना। 3 घाट का पानी पीता है, जल्दी से आंसर आना चाहिए था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता है समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 घाट का पानी पीता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर से देखिए, इधर से हिंद महासागर, ये जितना एरिया था दक्षिण भारत का, इधर किसका शासन हो गया था, समुद्रगुप्त का। उस समय मतलब देखिए कहने का सेंस ही ना, जो समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 घाट का पानी पीता था। देखो ना, इधर हो जाएगा हमारा हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इधर हो जाएगा अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इधर हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी। कहा जाता था जो समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 घाट का पानी पीता था। बताओ ना, समुद्रगुप्त का घोड़ा है, पानी पिए खाती भाई हे जगह से हे जगह, हे जगह से हे जगह, दिन भर ऐसे ही कूदेगा, कूदते में बेचारा मर जाएगा ना। लेकिन ऐसे मतलब उस समय का यह व्यवस्था था कि आप लोगों को अगर पानी पीना है, किसी के भी मतलब अगर किसी के भी एरिया से आपको पानी पीना है तो उसके एरिया से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन इधर का देखा जाए तो ये अरब सागर उसी का था, नीचे में हिंद महासागर उसी का था, और इधर देखा जाए तो हमारा बंगाल की खाड़ी जो कि समुद्रगुप्त का ही, इधर का पूरा एरिया जो था दक्षिण भारत के शायद 9 गो राज्य और उत्तर भारत के शायद 12 गो राज्यों को जीत चुका था ये समुद्रगुप्त, है ना। इसलिए इसको कौन थे, शायद नाम नहीं याद, BN
स्मिथ है ना, इसलिए इसको बीएन स्मिथ शायद नेपोलियन की तुलना किए हैं। थी यहाँ पे देखा जाए हमारा समुद्रगुप्त की तुलना डॉक्टर बीएन स्मिथ ने किससे की है? नेपोलियन से की है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन जो था वो 2 नंबर ये में पूछता है कि नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से क्यों की जाती है। तो देखिए नेपोलियन जो था उस समय खोजे गए सभी जगहों को लगभग जीत लिया था ना, और समुद्रगुप्त जो था ये भारत के लगभग दक्षिण भारत के 9 और उत्तर भारत के 12 गो राज्य को ही जीत लिया था। इसलिए इसका डॉक्टर बीएन स्मिथ है ना, अभी नाम ही हमको नहीं याद आ रहा था, डॉक्टर बीएन स्मिथ ने इसकी तुलना नेपोलियन से की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 घाट का पानी पीता है। कैसे पीता है? इधर से, मतलब उस समय टैक्स लगता था जी, आपको अगर हमारे एरिया में पानी पीना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो अगर ये तीनों जगह से पानी पीना चाहे तो कौ जगह से उसको टैक्स देना पड़ता है? 3 घाट से, यानी कि 3 घाट एहू जब पानी पी सकता है, एहू जब पी सकता है, सब अपने दादा का राज है। 3 घाट का पानी पियो दिन में दौड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन, यहाँ पे देखिए लोथल क्या था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन हो गया हमारा गुप्त वंश का, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो बताइए धम्म की शुरुआत कौन किया था? तो अशोक किया था। कौन किया था? अशोक किया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ देता है अशोक से, जे अशोक के कौन से शिलालेख से इसके कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है? बताइए कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है किस इसके शिलालेख से, है ना। तो कौन से इसके मिलता है? तो हो जाएगा 13वें शिलालेख। कौन सा? 13वें शिलालेख से इसके कलिंग युद्ध की चर्चा इसमें ही वर्णन किया है ना। अगर 14वें शिलालेख में देखें तो 14वें शिलालेख में अशोक ने माफीनामा लिखा है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह की उल्लेख है ना। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। कई प्रकार के जी? 8 प्रकार के। यहाँ पे देखिए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? पिछला क्लास में भी क्वेश्चन देखे थे हम लोग, है ना। कौ प्रकार का है? तो मनुस्मृति में थी, मनुस्मृति है ना। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक चला था। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसको जाना गया है ना। तो गंगा पुत्र के नाम से किसको जाना गया जी? भीष्म को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पितामह भीष्म को। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? देखिए श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर पूछते तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। लेकिन यहाँ पे पूछ दे हिमयान या और हिमयान महायान पूछ दे, महायान या फिर ब्रजयान, ये तीनों में से 2 कौन उठा के पूछ दे आप लोगों को, तो अब कौन सा मारना है? हिमयान, महायान, बौद्धयान, बौद्धयान बोल रहा है ना। 3 बार बोलिए तो हिमयान, महायान, ब्रजयान, हिमयान, महायान, ब्रजयान, ये कौन से धर्म से रिलेटेड हो जाएंगे हमारे? तो बौद्ध धर्म, है ना। देखिए बता नहीं रहे हैं पूरा, है ना, लास्ट टाइम में रिविजन करा रहे हैं ना जी। अगर जो आप लोग का क्वेश्चन छूटने वाला है उसके बारे में थोड़ा भी अगर आप लोगों को कहानी बता दिया जा रहा है तो खूब बढ़िया से आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, और दिमाग में क्वेश्चन हमेशा रहेगा भी, है ना जी। उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिए तो क्वेश्चन रहेगा जी, अच्छा ऐसे हुआ था, ये हो सकता है ना। दिमाग में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो बताइए तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा जैन धर्म। और पूछ दे हिमयान, महायान, तो हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। तो चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी किसके काल में हुई थी जी? तो ये हुई थी कनिष्क के काल में। किसके? कनिष्क के काल में हुई थी। दीन इलाही किससे संबंधित है? बताइए दीन इलाही किससे संबंधित है जी? तो ये हो जाएगा अकबर से। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है ना। अब यहाँ से देखिए बाबर पूछा है ना, बताइए बेकार में आंसर वो शायद बता दिए। चलिए बताइए आप लोग, जे भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? देखिए जितना क्वेश्चन पूछा गया उसी क्राइटेरिया में रह के हम आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बता रहे हैं। बताइए भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर। किसको? बाबर को कहा जाता है। किसको? बाबर को। और एक और बताइए हमारा यहाँ पे, ये अपना से क्वेश्चन बना के हम पूछ रहे हैं ना। चलिए बताइए हुमायूं को सबसे अधिक डर किससे लगता था, है ना, धड़क से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जब भी आएगा तो हाथ गोड़ धो के किसके पीछे पड़ गया था? ये हुमायूं के पीछे पड़ गया था। अकबर के बारे में, अकबर से भी एक क्वेश्चन देख लिया जाए तो बताइए जे हाँ तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस शासक ने शुरू किया था? धराधर से आंसर बताइए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे अकबर। कौन शुरू किया था? अकबर। और उसकी तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया था? जहांगीर लगाया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 14 देखें तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक
अंतिम पूछ रहा है जी 1857 वाला कौन था? बहादुर शाह जफर। ऐथी अंग्रेजों उठा के इसको कहाँ फेंका था लो? रंगोई में ले जाके फेंका था लो होने का। 15 नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 15, हाँ ये भी बताइए आप लोग, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी, यहाँ से 14 नंबर से बताइए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किस शासक ने परिवर्तन की थी? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी, दिल्ली यहाँ पे पड़ता है इधर, दिल्ली से दौलताबाद यानी कि दक्षिण भारत राजधानी कौन से शासक ने लाया था? तो बताइए धराधर से। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, दिल्ली से दौलताबाद पागला था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर यहीं पे पूछ दे जी बिल्डिंग निर्माण की कला सबसे बढ़िया किस शासक के काल में थी जी? धराधर से बताइए। चलिए आपका टाइम आउट हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहाँ। कौन हो जाएगा? शाहजहाँ के काल में वो था। जाजिया किससे लिया जाता था? चलिए बताइए तो। जाजिया एक प्रकार का टैक्स था जो कि किससे लिया जाता था? जाजिया कर किससे लिया जाता था? ऑप्शन पे है व्यापारियों, ऑप्शन बी है बुद्धिजीवियों, ऑप्शन सी है सैनिकों एंड ऑप्शन डी है जिम्मियों। चलिए बताइए। हम बता रहे हैं जाजिया कर गैर मुसलमान जो भी देखिए जाजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमान लोगों से, है ना। देखिए तो गैर मुसलमान दिया है क्या यहाँ पे? 1 नंबर पर व्यापारी है, 2 नंबर पर बुद्धिजीवी और ऑप्शन सी पे सैनिक एंड ऑप्शन डी पे जिम्मियों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिम्मियों से लिया जाता था। अभी आप लोग को क्या बताएं, जे जाजिया कर किस पे लगता था? तो ये लगता था गैर मुसलमान मतलब मुसलमान को छोड़ा के सभी पे लगता था। इस मुसलमान को छोड़ा के सभी पे आप प्लस में और 5 गो आदमी को निकाला गया था। 5 गो आदमी को ना, जैसे इसमें बच्चा बूढ़ा उसके बाद गोड़ लंगर ऐसे ही कह के 3-4-5 आदमी को और भी छांटल गया था ना। तो बताइए जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जो भी गैर हिंदू थे, गैर मुसलमान लोग थे, उन लोगों से लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे गैर मुसलमान भी नहीं किया गया। तो ऑप्शन डी पे देखिए क्या दिया गया है? जिम्मियों से। जिम्मियों का मतलब होता है ये वह राज्य है ना जहाँ पे मतलब हमारे कौन सी शासक हो ही थी मुसलमान शासक हो, यानी कि वहाँ पे नियम कानून मुसलमान वाला वो चलाते हो, और जहाँ के लोग कैसे हो? हिंदू हो, यानी कि हिंदुओं से थी गैर मुस्लिम हो ना, गैर मुस्लिम। तो जिम्मियों से लिया जाता था। किन से? जिम्मियों से। जिम्मियों का मतलब गैर मुसलमान आप लोग ऐसे मान सकते हैं ना। किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? जल्दी बताइए। किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? धराधर से बउआ बबली देवी देवता, सॉरी सभी देवी देवता लोग बताइए कौन है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे इब्न बतूता। कौन हो जाएंगे? इब्न बतूता। एक और क्वेश्चन यहाँ से बताइए लोग, जो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? धराधर से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जो था वो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। 17 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो देखिए आगे ऊपर वाला क्वेश्चन, ये तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने की थी? धराक से आंसर बताइए। अभी ऊपर बताया आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्या? अकबर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? अकबर। वही पूछ दे जो तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया था? प्रतिबंध का मतलब हुआ जैसे बिहार में अभी शराब पर प्रतिबंध है ना, लेकिन फिर भी बेचा ही रहा है, वैसे ही तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया था? जहांगीर जहांगीर लगाया था। कौन लगाया था? जहांगीर लगाया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऊपर में बताया था ना शायद। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? धराधर से आंसर करिए लोग। कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी पर राइट आंसर हो। ऑप्शन सी ना जी, ऑप्शन सी पे देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया गजनबी के साथ आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनबी के साथ ही भारत आया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? जल्दी बताइए लोग। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है जी? जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए पे है हम्पी, ऑप्शन बी है बेंगलुरु। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थी हम्पी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हम्पी हो जाएगा। 20 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, बताइए जल्दी। आयंगर व्यवस्था कहाँ से संबंधित थी जी? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी या फिर दिल्ली सल्तनत से? ये थी विजयनगर से संबंधित। किससे? विजयनगर से संबंधित थी। आयंगर में क्या होता था? मतलब छोटा गांव के मालिक को बना दिया जाता था। ऐसे अभी छोड़िए उसको ना, आगे बढ़ते हैं।
फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंगर का मतलब जैसे वो एक पूरा देश हो गया ना, लेकिन एगो पूरा देश का राजा पूरा एथी को नहीं ना चला सकता, इसलिए एगो छोटे गांव स्तर पर क्या किया जाता था जी, सैनिक वैनिक के बना के, मतलब गांव को उसको जैसे हम लोग के यहाँ भी क्या मुखिया होता है, वहीं का एगो एगो कमांड किसी एक आदमी के हाथ में दे दिया जाता था एंगर व्यवस्था के तहत। 21 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें इसी के तरह था, यही नहीं था, है ना। यहाँ पे बताइए 21 नंबर अगर हमारा यहाँ से एक और बनता है जी, आप लोग बताइए विजयनगर का महंतम शासक कौन था। महंतम मतलब सबसे महान प्रतापी राजा कौन था। सबसे महान राजा था यहाँ पे कृष्णदेवराय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कृष्णदेवराय। कबीर किसके शिष्य थे? जल्दी बताइए, कबीर किसके शिष्य थे? तो ये किसके शिष्य थे? सारथी गुरु रामानंद के। किसके शिष्य थे जी? ये रामानंद के शिष्य थे। ये जैसे एक और क्वेश्चन धराधर सब कोई बताएगा। बताइए यहाँ से कि आप लोग बताइए जो उत्तर भारत में ये क्या बोलते हैं उसको, उत्तर भारत में जो भी हमारा अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद किस चीज़ का उत्तर भारत में शुरुआत किए थे? यार दिमाग पर से उतर गया क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको पूछ लेंगे हम, है ना। शायद क्वेश्चन में इसमें आ जाए तो बहुत बढ़िया ना, तो आगे याद पड़ेगा, माइंड से भी उतर गया। बोलते बोलते मतलब लिख रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं कुछ और, इसलिए दिमाग पर नहीं आ रहा है ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का अंतिम, हाँ देखिए आ गया यार, ऊपर अभी हम पूछ ही रहे थे ना कबीर के शिष्य कौन थे। देखिए आ गया ही जो क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। देखिए दिमाग पे ना आ रहा था भक्ति आंदोलन, है ना। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? कौन से ऐसे संत थे जो किए थे? तो वो कौन हो जाएंगे? हमारे संत रामानंद। कौन थे? रामानंद, है ना। कौन थे? रामानंद। रामानंद किसके शिष्य थे जी? तो वो देखिए कबीर शिष्य थे। रामानंद के शिष्य का क्या नाम था? तो कबीर। रामानंद के चेला का नाम कबीर। रामानंद के चेला का नाम, ये क्वेश्चन ऊपर आ रहा था लेकिन दिमाग पर से ही भक्ति आंदोलन उतर गया था, क्या करें इतना बोल बोल के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोलने के बाद दिमाग पर नहीं ना रहता जी अगला क्या बोलना है, इसलिए थोड़ा सा जबान उबान इधर लटपटा भी जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोलते बोलते एकदम एथी हो जाता है ना। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? जल्दी बताइए। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर कौन आया था जी? तो वो आया था निकोलो कोंटी। कौन आया था? निकोलो कोंटी। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निकोलो कोंटी। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? जल्दी बताइए। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीजक में गुरु नानक है। किसके? गुरु नानक। निजामुद्दीन औलिया, देखिए यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा चिश्ती संप्रदाय से। किससे? चिश्ती संप्रदाय से। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? मतलब यात्रा का विवरण, घूमने उमने गया था, टूर रोड पर लिख दिया है धके। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर? जल्दी बताइए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल बरूनी। कौन हो जाएगा? अल बरूनी। ऑप्शन ए बी राइट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तहकीक ए हिंद, है ना, किसकी यात्रा वृत्तांत है जी? तो अल बरूनी का, है ना। मेघास्तनीज कौन था? देखिए ऊपर शायद बताए थे, दिमाग को आ रहा है ना। अल बरूनी का था, देखिए ये व्यापारी बोले थे ना, उसके बाद यात्री भी बोले थे घूमने के लिए टूर रोड पर, गुलाम यहाँ पे लिख दिया ना। लेकिन ऑप्शन सी पे देखिए क्या दिया है? राजदूत। क्या था वो? एक राजदूत था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजदूत। आप लोग खुद देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन से अगर उससे 3-4 गो क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो वो क्वेश्चन हम ऐसे ही नहीं पूछ रहे हैं जो हाँ ये आप लोग के हाई लेवल का है, आप लोग को नहीं पता है तो बताइए ना। क्वेश्चन पूछा गया ना, पूछल के क्वेश्चन बार बार हम कर रहे हैं जो उसका बेटा आ गया उसका पूछ देंगे। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का है। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बताइए जी। अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन ये पुर्तगाली था, है ना। कौन था? पुर्तगाली। कब आया था लो जी? तो 1510 में आया था। 1510 में आया था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा भारत आने वाले प्रथम ही हुई है ज्ञान। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहिया हुई थी? 1774 में। कब हुआ था जी? 1774। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1774 में। अगर आप लोग पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं लोग तो ऐसे ही मतलब सब वीडियो लग रहा है हमको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसका लेंथ, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत बता भी रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। उस सब वीडियो एकदम 8 मिनट 10 मिनट ऐसे आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, क्वेश्चन बैंक सीरीज वाला और चैप्टर बैंक सीरीज वाला। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आगे आप लोग जाके देख सकते हैं। सब कम कम वीडियो का लेंथ 5 से 7 मिनट का है ना। अब बाकी जो वीडियो में क्वालिटी है आप लोग को 50 40 ऐसे ऐसे उसमें सब में ऑब्जेक्टिव है ना।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कलकत्ता हो गया हमारा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कहिए किया था, बताइए। ऊपर से कराए थे जी। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कहिए किया था 1510 में। चलिए कब किया था? 1510 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। दामिन इको क्या है? तो ऑप्शन ए पे दिया रहता है, ई कब चेंज ना होता है यार। ऑप्शन ए पर भूभाग विभाग दिया रहता है ना, भूभाग विभाग, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे जी? तब बेगम हजरत महल, कहीं पे दिया है क्या? एक दो, हाँ ऑप्शन बी पे दिया गया है बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसके बारे में बताएंगे तो आप लोग खुद हंसिएगा। कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तिगत का सिद्धांत, या फिर इसको आप लोग हड़प नीति का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। तो हड़पेगा कौन? डलहौजी। हड़पेगा कौन? डलहौजी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत यानी कि इसको क्या बोला जाता है? अभी बताए थे यार। व्यक्तिगत यानी कि डलहौजी ये क्या करेगा? हड़प, हाँ सॉरी। व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि इसको क्या बोला जाता है? हड़प नीति भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है जी? हड़प नीति। ऐसे भी बोलेगा कि हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो डलहौजी। ऐसे देखिए ना, हड़पेगा कौन? डलहौजी। हड़पेगा कौन? डलहौजी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पे दिया गया है इंडो सारासैनिक शैली। कौन सा हो जाएगा? इंडो सारासैनिक शैली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? बताइए जल्दी से। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? देवी देवता, कोई सूचना नहीं चाहिए ना। ऑप्शन बी पे हमारा 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन यहाँ पे कहा है डांडी मार्च से शुरू हुआ था? बताइए कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से जी? तो लगता है देखल क्वेश्चन है। चलिए देखा जाए। गांधी जी के 3 गो आंदोलन बताए थे, तीनों पूछता है ना, हेर फेर कह के है ना, तो तीनों में से एगो हर बार पूछता है, आप लोग भी याद रखिएगा। 1920, 1930 और 1942। 1942 है ना, ये तीनों पूछता है। 1920, 1930 और 1942। 1920 में क्या हुआ था जी? तो 19 में हुआ था जी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में हमारा क्या हुआ था? यहाँ पे सविनय अवज्ञा नहीं हुआ था जी, असहयोग सविनय अवज्ञा हुआ था ना। 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी करके वैसे ही शुरू कर दिए, जब हम तुम्हारा अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा मतलब तुम्हारे मतलब जैसे हम सैनिक में गए, हम आर्मी में एकदम भर्ती हो गए ना। सविनय अवज्ञा मतलब नौकरी छोड़े कर अंग्रेजों से है, हम नहीं करने वाले ऐसे नौकरी। उसके बाद अगर 1930 में देखें, यहाँ पे हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पे हमारा 1930 में कौन सा हुआ था? 1920 में हुआ था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में हुआ था हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो 1930 में 1920 में हुआ था हमारा सविनय अवज्ञा। 1930 में हुआ था असहयोग, यानी कि तुम्हारा हम सहयोग नहीं करेंगे। और 1942 में हुआ था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। वही पूछ रहा है जी कौन सा आंदोलन। तो देखिए 1930 वाला जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 वाला जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने डांडी मार्च के तहत क्या हुआ था? वो डांडी में जाके क्या बनाए थे? नीमक बनाए थे, यानी डांडी मार्च का शुरुआत किए थे ना। यहाँ से चल के गांधी थी डांडी डांडी कहाँ पे जी? गुजरात में साबरमती आश्रम से कहाँ पे गए? वो डांडी गए थे, और डांडी जाके नीमक बनाए, और नीमक बना के आराम से खाना वाना भरपेट खाए गांधी जी। तब कहे अंग्रेजों हमें जी ऐसे कौन सा शुरू कर रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? बताइए। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम किसान आंदोलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का भारत में पहला किसान आंदोलन कौन सा हो जाएगा जी? चंपारण का, चंपारण में है ना। कौन सा? कहाँ पे किए थे? चंपारण में। चंपारण में किससे थी? किन के पक्ष से जी? तो ये किए थे नीलय किसानों के लिए ना। 1/3 थी 20 काठा में, यानी कि इसको 3 कठिया पद्धति बोला जाता है। जो 20 काठा में से 3 काठा पर अंग्रेज गेहूँ नील बोई करता था लोग ना। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। और आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? पूछ दिया क्या? अच्छा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था जी? जल्दी बताइए।
असहयोग आंदोलन कब हुआ था हमारा 1920 में। अभी तीनों बताए थे ना, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो 1942। कभी काल दिमाग पशु उतर जा रहा है तो आगे चल चल के बता देंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था, 10 वाला क्वेश्चन है कब आया था। ऑप्शन बी पर दिया गया है हमारा, साइमन में आया था ऑप्शन बी पर 21 को पढ़े 1928 में ना, कब आया था ये 1928 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1919 का अधिनियम को क्या कहा गया, जल्दी बताइए। 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया था? तो ये कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, है ना। आगे हम लोग देखते हैं तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जी? तो 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 10वां लेवल का क्वेश्चन है लेकिन दम है ना। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए पे दिया गया हमारा 1905, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग आगे बढ़े तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया, बताइए। पाकिस्तान शब्द कौन दिए थे? तो चौधरी रहमत अली। कौन दिए थे जी? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन अध्यक्ष थी जी? एनी बेसेंट। कहीं दिया है? ऑप्शन ए पर दिया है एनी बेसेंट। आगे हम लोग देखें तो भारतीय संविधान लागू कहिया हुआ था? बचवा को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दिया है का 26 जनवरी 1949 ना होगा, 26 जनवरी 1924 है जी, है ना। 24 जनवरी ऑप्शन डी पे देखिए दिया गया यहाँ पे हमारा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, है ना। आज का अगर हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट है ना जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। राष्ट्रपति यहाँ इतना तनी सा हिंट दे दे रहा है बस। खैनी बहुत खाते थे, यही जो अपना बिहार के जीरा दही के थे। अभी करा के क्या बताया यार, सब तो बताइए दिया ना। सब कोई देवी देवताओं से, है ना। अगर बाबू आप लोग कोई पीडीएफ नहीं मिल रहा है ना, अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेके घर पर और बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो पीडीएफ में वह थी, पीडीएफ बोल रहा है ना, वह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का। उससे आप लोग लिंक से डायरेक्टली जाके जुड़ सकते हैं। बाकी नंबर ही नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है जुड़ने उड़ने में तो आप लोग उस पर कॉल या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब बाकी मिला जा रहा है इसके अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में यानी कि ये जितना भी क्वेश्चन था सब बिहार बोर्ड के द्वारा 2018 में पूछा गया था ना। ऐसे ही 2019 वाला भी देखिए यहाँ पे सबका राइट आंसर भी है ना। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं आप लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसी में सबका पीडीएफ डेली बाय डेली क्लास का डाल दिया जाता है। बाकी आप लोगों को शाम को 7 बजे और सुबह में आशा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि सुबह में भी आप लोग को वीडियो मिले। बाकी 12 बजे हम शेड्यूल कर देंगे वीडियो का। मिलते हैं एक अगला वाला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।